नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आओ तुम यहाँ बैठ जाओ। गोकुल ने महिमा को अपने बगल में खड़ा देखा तो अपनी सीट से उठते हुए कहा, नहीं तुम बैठो, मुझे अगले स्टैंड पर उतरना है। तुम बैठो, तुम्हें खड़ा होने में तकलीफ हो रही है। उसने फिर आग्रह किया तो महिमा उसकी सीट पर बैठ गई। बस में खचाखच भीड़ थी, तिल भर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। महिमा का एक पैर जन्मजात खराब था, इसलिए थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। देविका ठीक उसके पीछे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई बोली, चलो तुम्हारी तकलीफ समझने वाला कोई तो मिला। अगले स्टैंड पर दोनों सहेलियां उतर गईं। गोकुल भी उनके पीछे पीछे उतरा। तुम्हारी सहेली के साथ मैंने अन्याय किया, वह महिमा को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, लेकिन क्या करूं, सीट एक थी और तुम दो। कोई बात नहीं, अगली बार तुम मुझे लिफ्ट दे देना। देविका भी मुस्कुराते हुए बोली। तो गोकुल ने पूछा, वैसे तुम दोनों यहाँ कहाँ रहती हो? बगल में ही, देविका ने बताया। अच्छा है, अब तो हमारा इसी स्टैंड से कॉलेज आना जाना होता रहेगा। मैं भी थोड़ी दूर पर ही रहता हूँ। मेरे बाबूजी एक कंपनी में जॉब करते हैं और यहीं उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदा हुआ है। गोकुल, महिमा और देविका एक ही कॉलेज में थे। आज कॉलेज में उनका पहला दिन था। महिमा कानपुर की रहने वाली थी और देविका मुंबई की। दोनों में एक रूम में रहती थी। महिमा के पिताजी एक अच्छे ओहदे वाली सर्विस में थे, किंतु असमय उनका देहांत हो गया था, जिसके कारण उनकी मां को अनुकंपा के आधार पर उसी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। महिमा के बाबूजी बहुत पहले अपने गांव छोड़कर कानपुर में आ गए थे और यहीं उन्होंने एक छोटा सा मकान बना लिया था। गांव की जमीन और मकान उन्होंने बेच दिया था। महिमा की माँ चाहती थी कि वह टीचिंग की तैयारी करे ताकि एक ऊंची पोस्ट पर जाकर अपनी विकलांगता के दर्द को भुला सके। इसलिए उन्होंने उसे मुंबई में बीएड करने के लिए भेजा था। महिमा को शुरू से ही हिंदी में गहरी रुचि थी और बीए में भी उसका यह फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए उसने इसी सब्जेक्ट से बीएड करने का विचार किया। महिमा को शुरू से ही कुछ सीखने और आधिकारिक ज्ञानार्जन करने की इच्छा थी। वह हिंदी में शोध कार्य करना चाहती थी और भविष्य में किसी कॉलेज में लेक्चरर बनने की ख्वाहिश पाले हुए थी। महिमा एक साधारण परिवार की थी और स्वभाव से भी बहुत ही सरल, इसलिए उसकी वेशभूषा और पोशाकें भी साधारण थी, पर वह सुंदर व स्मार्ट थी। उसे बनना व श्रृंगार और मेकअप पसंद नहीं था, किंतु दूसरी ओर देविका सुंदर और छरहरे बदन की गोरी लड़की थी और अपने शरीर की सुंदरता पर उसका सबसे ज़्यादा ध्यान था। वह मेकअप करती और प्रतिदिन नई नई ड्रेस पहनती। कॉलेज में जहाँ महिमा अपनी किताबों में उलझी रहती, वहीं देविका अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती और मस्ती करती। एक दिन महिमा लंच के समय कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबों से कुछ नोट्स तैयार कर रही थी। तभी महिमा उसके पास आ गई और बोली, अरे पढ़ाकू, यह लंच का समय है और तुम किताबों से माथापच्ची कर रही हो, जैसे रिसर्च कर रही हो। चलो चलकर कैफेटेरिया में चाय पीते हैं। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, महिमा ने कहा तो देविका चली गई। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर पीछे की ओर देखा तो गोकुल था। बस में कितने मिलने के बाद गोकुल आज पहली बार उसके पास आकर खड़ा हुआ था। क्लास में कभी कभी उसकी ओर देख लिया करता था, किंतु बात नहीं करता था। हाथ में उठाते हुए उठ खड़ी हुई। जब गोकुल और महिमा कैफेटेरिया में पहुंचे तो वहां पहले
से ही देविका अपनी कुछ क्लासमेट के साथ बैठकर चाय पी रही थी। अलग बगल और भी कई लड़के लड़कियां थीं। आ गई पढ़ाकू, किरण ने उसको देखते हुए चुटकी ली। मैंने कहा तो मेरे साथ नहीं आई, अब देविका के एक बार कहने पर आ गई। हाँ भाई, उस दिन बस में उठकर अपनी सीट जो तुम्हें ऑफर कर दी थी, अब उसका कुछ ख्याल तो रखना ही पड़ेगा न। देविका की बात सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगी। गोकुल कुछ झोंक सा गया। बात आ गई हो गई, किंतु इसके बाद महिमा और गोकुल अक्सर आपस में मिलते। महिमा को हिंदी के कई टॉपिक्स पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी। उसने हिंदी में कई जाने माने लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन किया। जब कभी क्लास में कोई लेक्चरर आता तो उस विषय के ऐसे गंभीर प्रश्नों को उठाती कि सभी उसकी ओर देखने लगते। गोकुल को उसके पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती। समय के साथ साथ उनके बीच आपसी लगाव बढ़ रहा था। उनके बीच का गहराता संबंध कॉलेज में चर्चा का विषय था। अब कुछ साथी उस पर चुटकियां लेने से नहीं चूकते। लंगड़ी ने गोकुल को अपने रूप जाल में फंसा लिया है। कोई कहता तो कोई उन दोनों को और इशारा करते हुए अपने मित्र के कान में कुछ फुसफुसाता, जिसका एक ही मतलब होता था कि उन दोनों के बीच कुछ पक रहा है। अब वह किस किस को जवाब देता, इसलिए चुप रहता। वैसे भी गोकुल अपने करियर के प्रति सीरियस था। उसे टीचिंग की तैयारी करनी थी, जिसमें हिंदी को मुख्य विषय रखना था। वह इस विषय के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था। उधर महिमा को इसी विषय के किसी टॉपिक पर रिसर्च करना था, इसलिए दोनों अपने अपने इंटरेस्ट थे, किंतु लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने के कारण उनके अंदर प्रेम का भी अंकुरण होने लगा था, जिसको दोनों महसूस तो करते, किंतु इसकी आपस में कभी चर्चा नहीं करते। ऐसे ही कब 2 वर्ष गुजर गए, उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने बीएड फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। फिर गोकुल ने टीचिंग की तैयारी के लिए मुंबई में ही एक कोचिंग ज्वाइन कर ली और महिमा एक प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करने लगी। देविका ने किसी तरह बीएड किया और घर चली गई। उसके पिता ने उसकी शादी एक बिजनेसमैन से कर दी। उसके निमंत्रण पर महिमा उसकी शादी में गई। उसने गोकुल को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन किसी कारणवश गोकुल नहीं पहुंच पाया। देविका ने महिमा से वादा किया था कि भले ही वह उससे दूर है, लेकिन अब कभी वह याद करेगी, वह जरूर उससे मिलेगी। बिछुड़ते वक्त दोनों सहेलियां खूब रोई। इधर गोकुल और महिमा के बीच दूरी बढ़ी तो लगाव भी कम होने लगा। उनके बीच कुछ महीनों तक तो फोन पर संपर्क होता रहा, फिर धीरे धीरे वह समाप्त हो गया। यही दुनियादारी है। कभी गोकुल जब तक उससे एक बार नहीं मिल लेता, उसे चैन न मिलता। अब उसे उसकी याद ही नहीं रही। महिमा ने भी उससे बात करनी बंद कर दी। जीवन किसी का भी हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। यह कोई जानता भी तो नहीं कि कब किसके साथ क्या घट जाए। महिमा अभी मुंबई में ही थी। एक दिन सुबह सुबह ही उसे खबर मिली कि उसकी मां को हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में भर्ती है। सुनते ही वह कानपुर के लिए भागी, किंतु वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। महिमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह फपक फपक कर रोने लगी। अब उसका एकमात्र सहारा माँ भी उसे छोड़ गई थी। अस्पताल में वह माँ के शव को पकड़कर रो रही थी। उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ के ऑफिस वाले आए हुए थे। उन लोगों ने कहा, बेटी अब अपने को संभाल, यह समय रोने का नहीं है। उठो, अब माँ का दाह संस्कार करने की सोचो।
अब आग भी तुम्हें ही देनी है। इस दुख भरी घड़ी में अपनों की कितनी याद आती है। उसने गोकुल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन तो डेड था। शायद उसने नंबर बदल लिया था। अंतिम बार जब उसने से भेंट हुई थी तो कहा था अब दूसरा सिम लेगा। हार थक कर उसने देविका को याद किया। देविका ने उसकी शादी में अंतिम बार भेंट हुई थी। वैसे भी उससे कभी कभी बातें होती रहती थी। उसके हस्बैंड की गोंडा में एक बड़ी कपड़े की दुकान थी। वह खुले विचार वाला युवक था, इसलिए देविका को कहीं आने जाने में रोक नहीं थी। देविका खबर सुनते ही कानपुर के लिए अपनी गाड़ी से चल पड़ी। महिमा के जिम्मे अभी काफ़ी काम थे। अस्पताल का बिल चुकाना था, माँ का दाह संस्कार क्रिया करना और अकेले पड़े घर को संभालना। एक युवती जिसको दुनियादारी का भी कोई ज्ञान न हो और जिसकी जिंदगी माँ पिता की छत्रछाया में बीती हो, वह जिसको घर संभालने का कोई व्यवहारिक ज्ञान न हो, अचानक इस तरह की विपत्ति पड़ने पर क्या स्थिति हो सकती है, यह तो वही समझ सकती हैं जिसके सिर पर यह अचानक बोझ आ पड़ा हो। इस स्थिति में पड़ोसी भी बहुत काम नहीं आते, सिवा सांत्वना के, कुछ शब्द बोल देने के, और जिसका कोई अपना न हो उसके लिए तो यह क्षण बड़े ही धैर्य रखने और आत्मबल बनाए रखने का होता है, और वह भी तब जब कोई अपना बहुत ही करीबी उसे छोड़कर चला गया हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थी और माँ के बैंक अकाउंट का उसके पास कोई लेखा जोखा न था। पिछले महीने माँ ने उसके खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र किया था वह अब खर्च हो चुका था। गई तब तक देविका उसके साथ रही। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, मनुष्य को उससे तो बाहर निकलना ही पड़ता है, और महिमा भी इससे निकल तो गई, किंतु वह जिस खालीपन का एहसास कर रही थी उसे भरना बहुत ही मुश्किल था। कुछ समय बाद देविका गोंडा लौट गई और महिमा अपने मकान को एक विश्वस्त आदमी को किराए पर देकर अपना रिसर्च वाला काम पूरा करने के लिए मुंबई लौट आई। उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसके नाम से एक इंश्योरेंस भी कराया था, जिसका अच्छा खासा पैसा नॉमिनी होने के कारण उसे मिल गया। माँ के बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसे थे, इसलिए उसको अपने रिसर्च के काम में कोई दिक्कत न आई। उसने देविका का सारा पैसा लौटा दिया। समय बीतता गया और उसके साथ साथ महिमा भी पहले से ज़्यादा समझदार व परिपक्व होती गई। उसे कानपुर के ही एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। इस दुनिया में कहाँ किसी को किसी से मतलब होता है। वह अकेली थी। गोकुल जो कभी उसके दिल के करीब आ चुका था, उसने भी उसका संपर्क टूट गया था। देविका अपने घर चली गई थी, जिससे कभी कभी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। लड़कियों की शादी में तो वैसे ही काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और उसका तो एक पैर भी खराब था और उसकी शादी के बारे में सोचने वाला भी कोई नहीं था। जो लोग उससे के संपर्क में आते थे वे उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर आते थे, न कि उसकी जीवन साथी बनने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से वह हमेशा ही अपने को दूर रखती थी। अब तो वह उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, घर से कॉलेज जाना, वह वहाँ हिंदी के छात्रों को पढ़ाना और शाम को घर लौटकर हिंदी की पुस्तकों का गहरा अध्ययन करना। इधर वह हिंदी पर एक किताब लिख रही थी, जिससे उसका खालीपन कट जाता था। कॉलेज के उसके सहकर्मी पढ़ाने में कम, कॉलेज की आपसी राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और उनकी इस वजह से की चर्चाओं से वह अपने को हमेशा ही दूर रखती थी। इसलिए उन लोगों से भी
का ज़्यादा संबंध नहीं था, किंतु कॉलेज के प्रिंसिपल उसको बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उनकी निगाहों में उसे इतनी कम उम्र में काफ़ी अच्छा जानकारी थी, इसलिए वे उसकी हर संभव मदद भी करते थे। कॉलेज के छात्र भी उसकी कक्षाओं को कभी भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उससे अच्छा लेक्चरर देने वाला कॉलेज में कोई अन्य लेक्चरर नहीं था। एक दिन सुबह उसने अखबार में देखा कि गोकुल नाम का कोई अधिकारी उसके शहर में अधिकारी बनकर आया हुआ है। गोकुल नाम ने ही उसके दिल में हलचल पैदा कर दी। वह सोचने लगी, यह वही गोकुल तो नहीं जो कभी उसके दिल के बहुत करीब हुआ करता था और घंटों इतिहास के किसी टॉपिक पर उससे चर्चा करता था। क्या गोकुल टीचर बन गया? यह प्रश्न उसके ज़हन में कौंध रहा था और वह बहुत देर तक गोकुल के साथ बिताए उन पलों को याद कर रही थी, जो 5 वर्ष बाद भी अभी तक वैसे ही तरोताज़ा थे, जैसे यह सब कुछ पल पहले की बात हो। यही पता लगाने के लिए एक दिन वह उसके ऑफिस पहुंची तो पता लगा कि साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। दूसरे दिन गोकुल से मिलने के लिए उसके चैम्बर में जाना चाहा तो दरवाजे पर खड़े चपरासी ने उसे रोक दिया और उससे स्लिप मांगी। तो उसने सोचा, पता नहीं वही गोकुल है या कोई और, इसलिए उसने चैम्बर में उससे मिलने का विचार त्याग दिया। वह सोचने लगी, वैसे तो टीचर आम आदमी के हितों के लिए में पदस्थापित होता है और उससे मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन अफसरशाही के आम आदमी से अधिकारी को कितना दूर कर दिया है। वैसे अधिकारी उसके द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले जनता दरबार में भी आसानी से भेंट हो सकती थी, किंतु उसके बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा इतनी थी कि वह बहुत समय तक इसके लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। सो अधिकारी द्वारा राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए किए जाने वाले कोर्ट के दौरान उसने उसे देखने का मन बनाया। उसे किसी ने बताया था कि उस दिन अधिकारी न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई करेंगे। जब वह उससे न्यायालय में पहुंची तो गोकुल मुकदमे की कोई फाइल देख रहा था। वह न्यायालय में खड़ी थी, किंतु गोकुल ने उसे नहीं देखा और वह न्यायालय के कमरे के बाहर आ गई, फिर अपने घर पहुंची। अब उसने सोचा कि वह उसके आवास में जाकर मिलेगी। जब वह उसके आवास पहुंची तो फिर चपरासी ने स्लिप मांगी। उसे लगा वह तो लड़की है, लोग जाने उसके बारे में क्या क्या सोचने लगे, इसलिए उससे बिना मिले ही वापस घर लौट आई। गोकुल को जिला में पदस्थापित हुए 4 महीने से अधिक हो चुके थे, किंतु उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। अब तक हिंदी पर महिमा की लिखी पुस्तक आने वाली पीढ़ियाँ और हिंदी को छापने के लिए मुंबई का पाठ्य पुस्तकों से संबंधित एक प्रकाशन तैयार हो गया था। पुस्तक की पांडुलिपि उसने प्रकाशन को सौंप दी थी, जो अब मुद्रण के लिए भेजी जा चुकी थी। अगले महीने उसकी प्रतियां तैयार होकर आ जाने वाली थी और पुस्तक का विमोचन उसके कॉलेज के हॉल में होना तय हुआ था। प्रिंसिपल के आग्रह पर अधिकारी गोकुल ने भी विमोचन समारोह में आना स्वीकार कर लिया था और उसी के हाथों उसकी पुस्तक का विमोचन होना था। काम की बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण गोकुल का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इसकी लेखिका वही महिमा है जो कभी मुंबई में उसके साथ हिंदी में बीएड कर रही थी। प्रिंसिपल साहब खुद इनविटेशन लेकर गए थे और महिमा ने उनसे कभी गोकुल की चर्चा नहीं की थी। महिमा यह सोचकर काफ़ी उत्सुक और रोमांचित थी कि उसकी पुस्तक का उद्घाटन गोकुल के हाथों होगा
और उसी के द्वारा वह सम्मानित की जाएगी। वह सोच रही थी कि वह क्षण कैसा होगा जब वह पहली बार इतने दिनों के बाद गोकुल के सामने जाएगी। आज वह दिन आ ही गया था। रात में उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। बार बार उसे गोकुल की बातें, उसके साथ घंटों हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चाएं याद आ रही थी। उस समय गोकुल उससे बार बार कहता था कि वह अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहता है, और जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, उसने जो सोचा था उसे वह मिल गया। गोकुल की शादी हो गई है या अभी भी वह कुंवारा है, यह प्रश्न भी उसके मन में बार बार कौंध रहा था। वह सोच रही थी कि यदि गोकुल की शादी हो गई है तो उसकी पत्नी कैसी होगी। यदि गोकुल ने उसे देखकर पुरानी बातों को कुरेदना शुरू कर दिया तो उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी। कहीं उसके संबंधों को लेकर आशंकित तो न हो जाएगी। उसके मन में पहली बार इतना उत्साह था, दिल में हलचल थी, वहीं अंदर से गोकुल से मिलने का एक मधुर एहसास भी था। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली और पहली बार अपना इतनी देर तक श्रृंगार किया। आज सच में वह काफी सुंदर लग रही थी। पुस्तक उद्घाटन समारोह के लिए कॉलेज के हॉल को काफी सजाया गया था। शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया था। दूसरे कॉलेजों के शिक्षक और कई विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था। सबके खाने पीने का इंतजाम पुस्तक के प्रकाशक की ओर से था। वह कॉलेज रिक्शा से जाती थी, किंतु आज प्रिंसिपल ने उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ भेजी थी और कॉलेज के एक जूनियर लेक्चरर को भी साथ लगा दिया था। जब वह कॉलेज के हॉल में पहुंची तो अधिकतर मेहमान आ चुके थे। लाउडस्पीकर पर कोई पुराना संगीत काफ़ी कम आवाज़ में बज रहा था। पुस्तक उद्घाटन की सारी आवश्यक तैयारियां कर ली गई थी। अब अधिकारी के आने की प्रतीक्षा थी। तभी अधिकारी गोकुल के आने का माइक पर अनाउंसमेंट हुआ। गोकुल के स्टेज पर पहुंचते ही सभी उपस्थित मेहमान उसके सम्मान में खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने गोकुल का स्टेज पर स्वागत किया और उन्हें अपने बगल में विशेष अतिथि के रूप में बैठाया। ठीक उसके बगल में महिमा भी बैठी हुई थी। महिमा ने गोकुल को देखकर हाथ जोड़े तो वह अप्रत्याशित रूप से उसको स्टेज पर देखकर विस्मित होते हुए बोला, अरे तुम महिमा, यहाँ क्या आप एक दूसरे को पहचानते हैं? प्रिंसिपल ने पूछा। हम दोनों ने एक ही साथ मुंबई में एक ही कॉलेज में हिंदी में बीएड किया है, लेकिन महिमा ने यह कभी नहीं बताया। प्रिंसिपल ने अब महिमा की ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्यों महिमा, इतना बड़ा राज तुम छुपाए हुए हो? मुझे तो कम से कम बताया होता। महिमा प्रिंसिपल को क्या बताती कि उसने कई बार गोकुल से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ संकोच, कुछ झिझक और परिस्थितियों ने उसे उससे नहीं मिलने दिया, और चाह कर भी वह गोकुल से अपने संबंधों को अपने सहकर्मियों के साथ साझा न कर पाई। गोकुल, तुमसे मिलने की मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई। वह सकुचाते हुए धीरे से बोली, अब यह बहानेबाजी न चलेगी महिमा। फंक्शन के बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। माँ कैसी है? सुनते ही महिमा की आंखें नम होने लगी और वह इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। तो प्रिंसिपल ने मामले की नाजुकता को समझते हुए बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, इत्मीनान से इस संबंध में बातें होगी। अभी हम लोग पुस्तक उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पुस्तक का उद्घाटन करते हुए गोकुल ने महिमा की सादगी, विनम्रता और उसके कोमल भावों की विस्तृत चर्चा करते हुए अपने कॉलेज के दिनों की यादों को सबके साथ साझा करते हुए कहा कि महिमा कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसने हमारे प्रोफेसर भी बहुत प्रभावित थे। महिमा को हिंदी पर जितनी पकड़ है
उतनी बहुत कम लोगों को होती है। हमें गर्व है कि इस शहर में हमारे बीच महिमा जैसी एक विदुषी हैं। गोकुल की बातों से पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। तब महिमा ने महसूस किया कि गोकुल जिसके बारे में उसने सोचा था वह उसे भूल गया है। बिल्कुल उसकी थोथी समझी थी। उससे दिल में उसके प्रति अभी भी उतना ही लगाव और प्रेम है जितना कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। फंक्शन के बाद गोकुल ने उससे उसका फ़ोन नंबर लिया और उसके घर की लोकेशन नोट करते हुए कहा कि इस शनिवार को वह उसके साथ ही लंच करेगा। अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाते हुए उसने शनिवार को इंतज़ार करने के लिए कहा। फंक्शन के बाद उसके सभी सहकर्मी उसको आंखें फाड़ कर देख रहे थे। गोकुल ने सभी लोगों के बीच जिस प्रकार महिमा की प्रशंसा की थी और सम्मान दिया था उसका किसी को अनुमान नहीं था। महिमा ने घर आकर पूरे घर को साफ किया, डाइनिंग रूम में सोफे को करीने से लगाया और घर के बाहर पड़े हुए गमलों को ठीक से लगाया और उनमें पानी दिया। शनिवार को सुबह से ही महिमा गोकुल के लिए लंच की तैयारी में लगी हुई थी। इस बीच फोन पर उसने गोंडा से देविका को भी बुला लिया था। वह पुस्तक विमोचन समारोह में कुछ जरूरी कामों में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ पाई थी। देविका भी गोकुल से मिलने के लिए उत्साहित थी। एक लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक टेबल पर मिलने वाले थे। गोकुल ने उसे फ़ोन पर सूचना दी थी कि वह शनिवार को 3 बजे के बाद आएगा। उसे एक ज़रूरी मीटिंग में शामिल होना है क्योंकि जिले में मंगलवार को सीएम का दौरा होने वाला था, किंतु वह उस दिन 12 बजे ही आ गया। सीएम साहब का दौरा रद्द हो गया तो मैं जल्दी आ गया। आते ही वह बोला उसका एक घर एक संकरी गली में था। उसकी गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, बॉडीगार्ड साथ में था। उसे अचानक आया देख महिमा और देविका दोनों उठ खड़ी हुई। देविका को देखकर उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे तुम कब आई? तुम भी कानपुर में ही रहती हो क्या? नहीं, तुम्हारे बारे में महिमा ने बताया तो मिलने आ गई। देविका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं इस शहर में पिछले 4 महीने से हूँ, लेकिन महिमा को मेरी कभी याद ना आई। ऐसी बात नहीं है गोकुल, तुमसे मिलने का मैंने कई बार सोचा लेकिन मिलने की हिम्मत न हुई। गोकुल ने कहा, क्यों? मैं तुम्हारे लिए गैर कब से हो गया? यह क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी? अब महिमा उससे क्या कहती, और कहती भी तो क्या? उसकी सफाई से गोकुल की उलाहना दूर हो जाती। अच्छा अब बता, माँ जी कहाँ हैं? गोकुल, अब महिमा की माँ इस दुनिया में नहीं रही, देविका ने बताया। कुछ देर तक गोकुल चुप रहा, फिर बोला, सॉरी महिमा, मैंने तुम्हारे दिल के दर्द को कुरेदा। अब घर में कौन रहता है? इसके साथ अब कोई रहने वाला नहीं है गोकुल। यह नितांत अकेलापन का जीवन जीती है, अपनी दुनिया में खोई हुई। जिस तरह कॉलेज में किताबों में खोई रहती थी, अब भी किताबों ही इसकी साथी है, देविका बोली। गोकुल थोड़ी देर तक घर में इधर उधर देखते रहा। उसकी माँ और बाबूजी का फोटो सामने की दीवार पर टंगा हुआ था। उसने सोचा उसका ध्यान अब तक उन फोटो पर क्यों नहीं गया जो वह महिमा को बार बार माँ की याद दिलाता रहा। उसने हाथ जोड़कर उसके माता पिता के फोटो के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और महिमा से बोला, जिंदगी इसी का नाम है। यह कोई नहीं जानता कि किसकी जिंदगी में उसको किस तरह जीने के लिए मजबूर करेगी। तुमसे बिछुड़ने के बाद मैं एक बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, जहां मैं टीचिंग की तैयारी करने वाले लड़के रहते थे। घर में पढ़ने का माहौल नहीं था। वहां एक दिन किसी ने मेरा स्मार्टफोन चुरा लिया। उस फ़ोन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, उसी में तुम्हारा फ़ोन नंबर भी था। मैंने तुम्हें खोजने का
प्रयास किया किंतु तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। फिर मेरी कोचिंग की क्लासेस चलने लगी और परीक्षा की तैयारी में इतनी बुरी तरह उलझा कि फिर तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं रह गया। और इसी बीच मेरे बाबूजी का तबादला कंपनी वालों ने दूसरे शहर में कर दिया, जहां वे माँ के साथ शिफ्ट कर गए। मेरे बाबूजी इसी हफ्ते यहाँ घूमने आने वाले हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। हाँ गोकुल, मुझे भी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। उनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। उनके आने के बाद तुम मुझे फ़ोन करना, मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगी। लेकिन तुम अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? गोकुल ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारी जैसी कोई नहीं मिली। क्यों मजाक करते हो गोकुल? मेरे जैसा कोई मिले भी नहीं। हैंडीकैप होना एक अभिशाप से कम नहीं है। ऐसा न कहो महिमा, आज भी हिंदी के क्षेत्रों में तुम्हारा मुकाबला करने वाला इस शहर में कोई नहीं है। यह तो महिमा नहीं जानती थी कि गोकुल के साथ उसका क्या रिश्ता है, किंतु अंदर ही अंदर यह जानकर कि वह अब तक कुंवारा है, उसके मन में तार झंकृत हो उठे। इस बीच गोकुल के माँ बाबूजी के आने का वह बेसब्री से इंतजार करती रही और फिर कुछ ही दिनों के बाद गोकुल ने उसे फ़ोन कर बताया कि उसके माँ बाबूजी आए हुए हैं और उससे मिलना चाहते हैं। आज रात का डिनर उनके साथ करोगी तो मुझे उसे खुशी होगी। महिमा तो इसी अवसर का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने उसके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे अंदर आने से कोई न रोके, इसलिए गोकुल ने उसको लाने के लिए अपनी प्राइवेट कार भेज दी थी। महिमा को लेने गोकुल अपने आवास के गेट तक स्वयं आया। जब वह उसके साथ डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसके माँ बाबूजी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उनके पैर छुए, उन्होंने उसे अपनी बगल में बैठा लिया। गोकुल तुम्हारी हमेशा चर्चा करता है, सुना माँ भी नहीं रही, घर में अकेली हो। बेटी मैं समझा सकती हूँ तुम्हारी तकलीफ को। लड़की, वह भी अकेली। गोकुल की माँ बोली, बेटी अब आगे क्या करना है? गोकुल के बाबूजी ने पूछा। क्या करूँगी बाबूजी? दिन में कॉलेज में पढ़ जाती हूँ, रात में अध्ययन, कुछ लेखन। उसने नम्रता से कहा, अभी क्या लिख रही हो? अभी तो कुछ नहीं, इस पुस्तक का रिस्पॉन्स देख लेती हूँ कैसा है, फिर आगे का प्लान बनाऊंगी। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों और हिंदी में पढ़ी गोकुल ने दी थी। यह सच है कि हिंदी के स्थापित सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के संदर्भ में वैसे ही न रहेंगे। बाबूजी आप भी क्या न आते ही पुस्तक की चर्चा में लग गए। घर और बाहर रात दिन यही तो यह करती है, आज तो यह एंजॉय करे। वैसे महिमा मैं तुमसे कुछ पूछना भूल गया था, सारे आइटम वेज ही रखे हैं। माँ बाबूजी वेजिटेरियन हैं, मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। खाना खाने के बाद जब महिमा जाने को हुई तो माँ ने उसे रोका। बेटी तुम्हारी शादी की कहीं बात चल रही है क्या? महिमा कुछ न बोल पाई। जवाब देती भी क्या, उसकी शादी के लिए कौन बात करने वाला था। समझ गई बेटी, अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा कोई है नहीं जिससे तुम्हारी शादी के बारे में बात की जाए। गोकुल तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है टीचिंग में। उसके सिलेक्शन के बाद कई अमीर घराने के लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए आए। वे सभी अपनी दौलत के बल पर गोकुल को खरीदना चाहते थे। गोकुल का इस संबंध में स्पष्ट मत था कि शादी मन का मिलन होता है, सिर्फ शरीर का नहीं, और जो लड़की अपने बाप की हैसियत के बल पर इस घर में आएगी वह कभी भी अपना दिल उसे न दे पाएगी। बेटी अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो और गोकुल से तुम्हारा मन मिलता हो तो इस घर में तुम्हारी जैसी बहू पाकर हम प्रसन्न होंगे। गोकुल के पिताजी की भी यही इच्छा है, गोकुल भी यही चाहता है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है।
तुम इत्मीनान से फैसला लेकर बताना, कोई जल्दी नहीं है। हम तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करेंगे। लेकिन माँ जी, कहाँ गोकुल की पोस्ट और कहाँ मैं, एक साधारण कॉलेज की लेक्चरर। अब लज्जित न करो महिमा, गोकुल बोला। मेरे और तुम्हारे संबंधों के बीच हमारी पोस्ट और हैसियत बीच में कहाँ से आ गई? इसी से बचने के लिए तो मैंने अब तक किसी शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। महिमा ने लज्जा कर सिर झुका लिया। उसने गोकुल के माँ बाबूजी के पैर छूते हुए कहा, आप लोगों का आदेश मेरे लिए आज्ञा से कम नहीं। फिर उसकी आंखों से आंसू के आंसू बहने लगे। गोकुल उसे छोड़ने उसके घर तक गया। जब वह लौटने लगा तो उसने महिमा को अपने गले से लगा लिया और बोला, महिमा, पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। आज भी मैं वही गोकुल हूँ जो कॉलेज के दिनों में हुआ करता था और आगे भी ऐसे ही रहूँगा। गोकुल के गले लगी महिमा को ऐसा लग रहा था मानो सारे जहाँ की खुशियाँ उसे मिल गई हैं। रात का सियाह अंधेरा जब समाप्त हो चुका था, सुबह की नई किरणें फूटने लगी थी। मेरे जीवन की सबसे दिलचस्प कहानी यही है। अगर आप इसे पसंद करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों और संबंधियों लोगों के साथ शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।